मैं हमारे पॉलिटेक्निक स्टाफ से अनुरोध करूंगा सभी आकर के माननीय विधायक महोदय को माला पहनाकर सम्मान करें। सभी पॉलिटेक्निक स्टाफ आ जाएं, आकर के माननीय विधायक महोदय को माला पहनाकर सम्मान करें। माननीय विधायक महोदय, शासकीय पॉलिटेक्निक राघवगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ की तरफ से आपको एक धन्यवाद पत्र हम ज्ञापित करना चाहते हैं। माननीय बाबा साहब, आप बोलो राघोजी महाराज की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राघोगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय शिविर में मुझे आप सबके बीच हाजिर होने का मौका मिला है। हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विजय साहू जी, हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय बल्लू चौहान जी, हमारे आदरणीय कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आदरणीय धैर्या जी, आदरणीय भोरे जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय पार्षद आदरणीय अशोक मीना जी, आदरणीय चंदू बुनकर जी, आदरणीय सुंदरलाल सैनी जी, आदरणीय भरोसा जी, आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हमारे कॉलेज के सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित प्रोफेसर, लेक्चरर्स और विशेषकर जो है 7 दिवसीय कैंप में हमारे सभी स्वयंसेवक और विद्यार्थी मेरे सामने विराजमान हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं तो वैसे हर साल एक न एक दिन आने का प्रयास करता हूं और मुझे याद है कि जब मैं पिछले साल आया था तो मैं थोड़ा विलंब से आया था, तो उस समय ऑलरेडी काफी लोग जा चुके थे और मैंने कहा था कि मैं जब अगले साल आऊंगा तो मैं जरूर थोड़ा बहुत तो बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे सुनना भी चाहूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी रावगढ़ के भी होंगे, कुछ चाचौड़ा के भी होंगे, कुछ शायद गुना के भी हो सकते हैं, कुछ आरोन के भी हो सकते हैं, मसूदनगढ़ के भी हो सकते हैं, आसपास के जिले के भी हो सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि राघोगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसी इकाई है और एक ऐसी संस्था है जिसको हम, जब भी मैं जाता हूँ राघोगढ़ से गुना और मैं उस बिल्डिंग को देखता हूँ, कैंपस को देखता हूँ, तो मुझे इस बात का गर्व रहता है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसी संस्था है जहां से प्रति वर्ष अनेकों बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको न्यूनतम दर पे अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और उस शिक्षा के बाद, उस डिग्री के बाद जो आप बड़े बड़े कंपनियों में आप पदस्थ होने वाले हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में एक नई ताकत आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी। नौकरी लगने से आप में जो आत्मनिर्भरता आएगी, उससे आपको नया अनुभव मिलेगा आपके जीवन में। मैंने भी जब 12वीं पूरी की थी तो फिर मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया था और बीकॉम ऑनर्स पूर्ण करने के बाद जब मैं 20 साल का था तो मैंने 4 साल बंबई में नौकरी करी थी एक कंपनी में। नौकरी का, कोई भी संस्था में नौकरी करने का उद्देश्य ये होता है कि नौकरी के माध्यम से जो हमें काम करने का, किसी के अधीन काम करके उस व्यवसाय को, उस उद्योग को, उस काम को समझना, कंपनी के निर्देशों का पालन करना और अपने आप को एक कम उम्र में सक्षम बनाना, ये हर युवा के लिए एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर होता है। और यहाँ पे युवा भी है, युवतियां भी हैं। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, स्कूल के बाद जो आपकी जिंदगी है आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में, एक अनुभव है।
इस अनुभव का, इस अवसर का आप पूरा लाभ उठाएं और इस डिग्री के बाद आप अपने अपने स्तर पे खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, खुद को अच्छा अनुभव दिलवाएं। और आज विशेषकर जो ये 7 दिवसीय कैंप जिसमें आप सब शामिल रहे, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर, जैसा कैलाश चौहान साहब ने बताया कि आपने स्वयं श्रमदान भी किया नाले के चौड़ीकरण, गहरीकरण के लिए। और मैं एनएसएस के सभी साथियों से कहना चाहूंगा, बसुला गांव के साथियों कहना चाहूंगा, हमारे पार्षद जी से, हमारे अध्यक्ष जी से, दरिया जी से, सभी हमारे टीचर्स से, कि अगले साल जब एनएसएस कैंप होगा तो मुझे समापन में मत बुलवाना, मुझे बुलवाना श्रमदान के लिए। मैं खुद आऊंगा श्रमदान करने के लिए आपके साथ। देखो, श्रमदान करना भी हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अमूल्य मौका होता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ रूप से, बिना कोई आर्थिक लाभ से कोई सेवा देता है तो समाज सेवा कहलाता है। तो समाज सेवा भी आपके चरित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में चित्र नहीं, चरित्र महत्व रखता है। चरित्र कैसा है आपका, व्यवहार कैसा है, आपके असूल कैसे हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि हमेशा याद रखना, व्यक्ति वो है जो वो सोचता है, और आप जो सोचते हो वही बनते हो भविष्य में। हमेशा आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए है, सकारात्मक होनी चाहिए है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में शायद कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई दुर्घटना आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट परिवार में हो जाए, कोई आर्थिक क्षति हो जाए हमको परिवार में। तो ये सब चुनौतियां हैं। एक प्रकार से जब घर में चुनौती आती है तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और वो देखना चाहता है कि उस संकट के बाद आप उसका सामना कैसे करोगे। क्या आप हार मान लोगे या फिर आप 10 गुना और ताकत से आप आगे मेहनत करोगे। ये चरित्र होता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में अपने खुद को, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अपने अपने जीवन में आप आगे बढ़े, आप तरक्की करें। हमारे बीच इस कैंप के चारों तरफ स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। जब धर्म संसद में गुरुजी पधारे थे, आज से लगभग 200 साल पहले, 150 साल पहले, उस समय गुरुदेव ने वासुदेव कुटुंबकम के बारे में जो बात की थी, वो कौन उसका अर्थ बताना चाहेगा? बताइए, आप में से कौन उसका अर्थ बताएगा वासुदेव कुटुंबकम? एक छात्र प्रयास करें, बताओ। कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ उसमें अगर उत्तर भी सही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद उत्तर, लेकिन एक कोई ना कोई प्रयास करें। बताओ, आप बोलोगी? हाँ बताओ, आ जाओ। आपका नाम बताइए। वीरेंद्र केवट। बताओ वीरेंद्र जी, इधर आओ, या आगे आओ। आप कौन से गांव से हो? सर मैं बिदौरिया से। अच्छा, बिदौरिया से हो, तो बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं वीरेंद्र। बताओ वीरेंद्र, वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? वासुदेव कुटुंब का अर्थ था पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तालियां वीरेंद्र के लिए। द वर्ल्ड इज वन, पूरा विश्व एक परिवार है। हम जब मंदिर के सामने जब आरती पूर्ण होती है तो हम क्या कहते हैं? बताओ मुझे। धर्म की जय हो, जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हम जब मंदिर के सामने, ईश्वर के सामने ये संकल्प लेते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। ये बात किसने कही थी 150 साल पहले? कि वर्ल्ड इज वन, वर्ल्ड में हर समाज है, हर धर्म है। प्राणी भी हर समाज का होता है, हर धर्म का होता है, लेकिन सबकी आत्मा एक होती है। हम सब की आत्मा एक है।
चाहे समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, कोई व्यक्ति किसी भी घर में पैदा हो उससे अंतर नहीं पड़ता। आप इस जीवन में कैसा कर्म कर रहे हो उससे अंतर पड़ता है। कोई व्यक्ति बड़े से बड़े, संपन्न से संपन्न परिवार में पैदा हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने जीवन में गलत कर्म करे, पाप करे, तो उसका फिर कोई औचित्य नहीं है। कोई व्यक्ति छोटे से छोटे, गरीब से गरीब परिवार में पैदा हो सकता है, लेकिन अगर उसे कर्म सही है तो वो जिंदगी का और दुनिया का सबसे मजबूत आदमी बन सकता है। प्राणियों में सद्भावना के बाद विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में सब लोग रहते हैं, सब समाज के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं। तो अगर आज पूरे देश भर में स्वामी विवेकानंद जी को हम मानते हैं, उनके कर्मों को मानते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि दुनिया एक परिवार है, इसको आपको समझना होगा। और अगर आपको इसी के अर्थ के बारे में और समझना है, इसी पंक्ति को और गहराई से अध्ययन करना है, तो आप भागवत गीता पढ़िए। जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, अगर आपको सनातन धर्म का सही अर्थ समझना है तो आप सबको भागवत गीता पढ़नी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश, क्या संदेश इस विश्व को दिया है। आज भी गीता से ज्यादा गहरी कोई ऐसा ग्रंथ जिसके माध्यम से हमारे सनातन धर्म के बारे में जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपको किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप उसका भी अध्ययन करें। और मैं अभी धैर्य जी से बात कर रहा था, मुझे अब कुछ और कार्यक्रम में जाना है, तो मैं यहाँ पर 4-5 छात्रों से पूछना चाहूंगा। मैं धैर्य जी, कितने साल हो गए आपको प्रिंसिपल के रूप में, प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में? 2012 से तो कंटिन्यूस। 2012 मतलब अब 14 साल हो चुके हैं धैर्य जी को। तो करतल ध्वनि से इनके लिए आप तालियां बजाएं। अच्छा, मुझे कौन बताएगा यहाँ पे छात्रों में कि एनएसएस के माध्यम से जो स्टाइल होता है तालियां बजाने का, इसका क्यों उद्देश्य होता है, क्यों बजाते हैं अपन तालियां? बताओ मुझे क्यों। आपका नाम? आप कहाँ की? अंजलि उठिया से बताओ। अंजलि, सर जब किसी का सम्मान किया जाता है तो उसके लिए तालियां। वो तो ठीक है, लेकिन एक और कारण है उसके साथ साथ, जो स्टाइल की बात कर रहा हूं मैं, वो मुझे कौन बताएगा? मैं बताऊं आपको? उसका कारण होता है टीम वर्क, अपनापन। अगर कोई भी एनएसएस कैंप में 7 दिन बिताएगा और आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं जाओ और आपको वही स्टाइल में आपको अगर तालियां मिलेंगी तो आपको तत्काल ये आपको इस बात की परख होगी कि ये भी कहेंगे एनएसएस परिवार से आते हैं। तो ये एक टीम वर्क भी है, एक एनएसएस की पहचान है। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, आपके विधायक के रूप में, आपके एक परिवार के सदस्य के रूप में, कि आपको अपनी अलग पहचान बनानी है। अपने अपने जीवन में पहचान बनती है जो आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ एक अपना नाम स्थापित करोगे, अपने परिवार को आप गौरवान्वित करोगे। मैं दरिया साहब से पूछ रहा था कि आपको 14 साल हो चुके हैं प्राचार्य के रूप में। वर्तमान में रावगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जन भागीदारी के मद में 7.5 करोड़ रुपए हैं। कितने? 7.5 करोड़ रुपए। और इतनी बड़ी राशि से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके कैंपस के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई विधायक क्यों तय करे, है ना? आखिर हम लोग तो आपके लिए काम करते हैं और आपके बाद बहुत सारे और बैच भी आने वाले हैं कॉलेज में। आपका कितना साल का होता है? 3 इयर्स 4 इयर्स 3 साल का कोर्स होता है। आप सब कौन सी ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। फाइनल ईयर में है सर, अधिकतर फाइनल ईयर में। तो यहाँ पे मुझे कुछ सुझाव चाहिए कि इतनी बड़ी राशि हमारे पास कॉलेज में है, हम सब सदस्य रहते हैं जन भागीदारी के, लेकिन अध्यक्ष कलेक्टर साहब रहते हैं,
के सांसद रहते हैं, कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं इस पूरी समिति के, और उनके द्वारा ही फिर जो भी हम लोग मांग करेंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुछ सुझाव आप सबके भी हो तो मुझे बताइए, इतनी बड़ी राशि का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम कॉलेज में? ऐसी क्या चीज है जो आपको बताएंगे ये बेहतर होनी चाहिए कॉलेज के अंदर? बताइए, कौन बताएगा मुझे? 3 बच्चे आ सकते हैं एक के बाद एक। अच्छा, आपका नाम जो कैंप में है? नहीं, आपका नाम? हाँ, और राम कुमार जी कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौद, कुमराज बड़ौद। आ जाओ, राम कुमार जी उस तरफ देख के बताओ। सर, कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था की जाए ताकि हम जैसे स्टूडेंटों को इतने दूर से यहाँ पर आना। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। और आप यकीन नहीं करेंगे, यही प्रस्ताव दिया भी है दरिया जी ने। अच्छा, और बताइए, और कोई 2 सुझाव बताओ। आपका नाम बताओ बेटा। मिथिलेश्वरी शिल्पकार, आप कहाँ करने वाले हैं? गुना की। बताइए मिथिलेश्वरी जी, आपका क्या सुझाव है इस राशि का? हमारे लैब की जो कंप्यूटर है वो जो होना चाहिए टेक्निकल, वो टेक्निकल नहीं हो पाता। अच्छा, उनका अच्छा, नहीं, लेकिन कमी वाईफाई की है कंप्यूटर्स की। मतलब वो चलते नहीं है, कुछ खराब है कुछ। वो पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, केवल स्वान कनेक्शन है वो भी हम जी। और बताइए, और कोई सुझाव तीसरा हो? आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, बस ये दोनों आखिरी है। आपका नाम बताना। बगाला से बताओ। विशाल, आपका क्या सुझाव है? सर, जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं तो सर प्रोजेक्ट के लिए सर सामग्री उपलब्ध होना चाहिए ताकि हम न्यू सर रिसर्च कर सके सर, और रॉ मटेरियल यूज सके ताकि हम न्यू प्रोजेक्ट बना सके सर। पहला हॉस्टल का, सेकंड कंप्यूटर्स का, प्लस इंटरनेट वाईफाई, और तीसरा इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट में जो यहाँ पे रॉ मटेरियल। लेकिन तो विशाल, लेकिन मुझे बताओ, और धैर्य जी आप भी हमें थोड़ा सहयोग करें कि इंस्ट्रूमेंटेशन और शेष जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, उनके लिए प्रति साल कितना खर्चा आता है रॉ मटेरियल पे? खर्चा तो हमें इक्विपमेंट में मिलता है, रॉ मटेरियल में कम मिलता है। लेकिन औसत नहीं, लेकिन औसत अगर अपन बात करें तो कुल कितना खर्चा आएगा अगर पूर्ति होनी है पूरे कॉलेज के रॉ मटेरियल्स की, तो प्रति वर्ष कितना आएगा? वर्ष में 2 लाख में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख देना इसमें। आपका नाम? गौरव यादव, जयरामपुरा से। आप बताइए गौरव। सर, वो हमारे उसमें ग्राउंड ठीक नहीं है और उसमें खेलना स्पोर्ट के लिए भी व्यवस्था नहीं है, और वो वर्कशॉप मशीन तो वो बच्चे भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, ये तो मेरी भी इच्छा थी, मैंने इनको कहा अभी दरिया जी को, मैंने कहा स्टेडियम बनाओ, आपको स्टेडियम बनाओ हमारे छात्रों के लिए यहाँ पे। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं आज ही, अच्छा ये जो अभी तक धैर्य जी ने भेजा है एस्टिमेट हॉस्टल के लिए, कितने का भेजा धैर्य जी आपने? मैंने तो कामन पूरा, मैंने तो 68 लाख का भेजा था, अभी 1,45,000 का बिल्डिंगों की, एक लाख 1 करोड़ का, 1,45 लाख का नया हॉस्टल। उसमें हॉस्टल नया तो अलग भेजा है सर। वो कितने का भेजा है? वो तो पूरा हॉस्टल 50 सीटर है, वो जितना पड़े वो एस्टीमेट बनेगा शासन से। मतलब बना नहीं है अभी तो? नहीं सर, उसमें हमने शासन को प्रस्ताव भेजा, हमने तो अभी 1,45 लाख का बिल्डिंगों का पूरे रखरखाव वर्कशॉप का और जो बिल्डिंग्स हैं और क्वार्टर से। अच्छा, अभी तक धैर्य जी ने भेजा है प्रस्ताव से रखरखाव का, लेकिन ये जो 4 बिंदु, बहुत अच्छे बिंदु आए अपने सामने। एक तो हॉस्टल का नया निर्माण किया जाए, उसका भेजेंगे। एक कंप्यूटर लैब नया बने और वाईफाई लगाया जाए। ये बहुत छोटी मांग है, कोई बड़ा तो, जबकि अगर 7.5 करोड़ का खजाना है, आपके पास रॉ मटेरियल के लिए 2 लाख का खर्चा प्रति वर्ष का है। आप अच्छा नहीं, प्लेग्राउंड में देखो, स्टेडियम देखो, प्लेग्राउंड तो बच्चों के लिए होता है। जी हाँ, आपका नाम बताना। रवि सैनी, आप ही यही हो? बताओ रवि, आपका क्या सुझाव है? ऑडिटोरियम बनना चाहिए सर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सर।
वो तो ऑडिटोरियम प्लस इंडोर अपन कुछ बोल, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी आ जाए, ऑडिटोरियम भी आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। आप बताओ मेरे। सर जैसे कि हम गांव से जाते हैं या सभी टीचर्स आते हैं तो जल्दी से खाना नहीं खा के आते कुछ करके, तो एक कैंटीन बनना चाहिए सर। लेकिन बता घरिया जी, कैंटीन तो आजकल जो जमाना आ गया है कि आप ही कोई आदमी को ढूंढ लो, उसको ठेके पे दे दो। उन्होंने सर पहले एक आदमी को रखा भी था, जी। बना भी था, फिर कुछ बच्चे खा पी के चले गए और वो उसने शिकायत हमको किया, तो हम उसको फिर बंद करके भागना पड़ा, कोई दिक्कत राहुल से हो? असल में होता क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ दिक्कत क्या आती है। जो सिस्टम है ना वो बहुत धीरे चलता है। ऐसे चलता है। फाइल बनेगी, फाइल बन जाके वहाँ ठंडे बस्ते में बैठ जाएगी, कोई भूल जाएगा, कुछ त्योहार आ जाएगा, अगला साल चालू हो जाएगा, फाइल गायब हो जाएगी, फिर किसी ने वापस याद किया तो फिर फाइल वापस लौट के आएगी, ऐसे आएगी धीरे 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 धीरे, फिर फाइल वहीं पड़ी रहेगी 1 2 3 साल, फिर फाइल जाएगी धीरे 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 गुना, फिर गुना से बगारा, फिर बगारा से भोपाल, वो ऐसे घूमते रहेगी फाइल, कोई कुछ नहीं करेगा। आपसे मेरा आग्रह है डेरिया जी, आप मेरा उपयोग कीजिए, मुझे प्रस्ताव दीजिए, मैं करा के दूंगा। होता क्या है कि लोग विधायक को भूल जाते हैं, आप मुझे बताइए फाइल कहाँ पड़े, मैं करा के दूंगा। चाहे मुझे बात करनी पड़े कलेक्टर साहब से, चाहे मुझे बात करनी पड़े विभाग के मंत्री से, सब मेरे से परिचित हैं, सब मुझे जानते हैं, सबको जानता हूँ, बस लेकिन मुझे जानकारी मिले कि आखिर जो 4-5 बिंदु हैं, क्योंकि आप जब तक डिमांड नहीं दोगे, आप जब तक सर्वे नहीं कराओगे तो काम कैसे होगा, है ना। होता क्या है कि जो भी आज काम हमारे देश में होता है उसके लिए जो शासकीय कर्मचारी हैं, आपके द्वारा ही फाइल बनती है, विधायक कोई फाइल बना नहीं सकता है, सरकार बनाती है, मंत्री बनाता है, विभाग बनाता है, और विधायक तो सिर्फ आवाज होता जनता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी विधानसभा चल रही है, मुझे आज भोपाल भी लौटना है, लेकिन पूरे ये जो 4-5 बिंदु हमने डिस्कस किए हैं, इनके मुझे आप एस्टिमेट दीजिए और मैं करा के दूंगा। मैं कलेक्टर साहब से अगले हफ्ते ही बात कर लूंगा, उनके साथ मीटिंग करेंगे, और जो मतलब ये भी बड़ी बात, देखो इतनी सारी राशि रहना कोई छोटी बात नहीं है, और मैं बधाई दूंगा डेरिया जी आपको और आपकी पूरी टीम को कि आज अगर पॉलिटेक्निक रावगढ़ में 7.5 करोड़ की राशि है तो ये आप सबकी मेहनत है। इसका सदुपयोग हो और इस राशि के सदुपयोग के माध्यम से हमारे बच्चों का और बेहतर इनको सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और आज ये जो बिंदु लिखे गए हैं, मैं तत्काल इसके संबंध में कलेक्टर गुना को पत्र लिखता हूं और आपको भी उसमें मैं मेंशन करूंगा। इसके साथ साथ जो एक मांग चौहान साहब ने रखी थी, क्योंकि आप भी एक ही निवासी हो, आपका घर भी इसी रोड पे आता है, तो पहले मैंने ही सबसे पहले इसके नामकरण कराया था जब पिछले परिषद में 2021-22 में हमने काम कराया था इस रोड का। अब क्योंकि धीरे धीरे ये खेती से यहाँ पे प्लॉट कटने वाले हैं, आबादी बढ़ने वाली है, तो अब अनिवार्य है कि यहाँ पर चौड़ीकरण हो, बेहतर रोड बने। उसके लिए अशोक मीना जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने अध्यक्ष जी को आपका प्रस्ताव दे दिया बरसोला परिवार का, और उसका हम तत्काल सर्वे करा के आपको उसका प्रस्ताव देंगे। दूसरी बात, जो हमारे बरसोला परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी विधायक निधि से यहाँ भवन के लिए, मंदिर के लिए 5 लाख की राशि होली के बाद आने वाली है, तो उससे भी अच्छा काम यहाँ पर है। और जैसा मैंने कहा था कि अगले साल मैं भाषण देने नहीं आऊंगा, मैं आप सबके साथ जो अगला हमारा बैच रहेगा उनके साथ श्रमदान करने आऊंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत